जो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल पढ़ा था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब क्योंकि हम लोग एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं और ये भी सीख चुके हैं फिलहाल कि दो प्रकार के एनर्जी बैंड्स होंगे हमारे पास और उनका एक बड़ा सिंपल सा फिगर हम लोग बनाया करेंगे। जो फिगर लास्ट क्लास में हमने बनाया था दैट वाज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, बस उसके लिए था। उसके बाद हम जो भी फिगर बनाएंगे इन दिस फॉर्मेट ये हम फिगर बनाया करेंगे। इसमें से जो आपने लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड पढ़ा उसके आधार पर कुछ चीजें हैं जो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। आप देख लीजिए, जो नीचे ये बैंड बना हुआ था ये सारे एनर्जी लेवल्स थे। आपको याद होगा ये क्योंकि हमको एक पट्टी जैसे दिखती है, एक बैंड जैसे दिखता है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया था, वैलेंस बैंड। हिंदी में संयोजी बैंड कहा जाएगा इसको। और ये ऊपर साइड में एक पट्टी जैसे जो दिखेगी आपको बैंड जैसे, इसका नाम होगा कंडक्शन बैंड। हिंदी में चालन बैंड इसको बोला जाएगा। एंड देयर इज समथिंग गैप हियर, एक गैप भी है इन दोनों के बीच में, दैट इज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इस गैप को बोला जाता है निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र, अंग्रेजी में फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे और यहां तक हमने कर लिया। अब एक बात आती है आगे, सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार आपने ऐसा जबरदस्ती आपने इसका नाम बस वैलेंस बैंड रख दिया, इसका नाम कंडक्शन बैंड रख दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे इज देयर एनी सीक्रेट बिहाइंड इट, या इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है? ये हम लोगों को जानना है, तो मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, एनर्जी गैप का ये मीनिंग क्या होता है। एनर्जी गैप का बेटा मीनिंग ये रहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो जितना एनर्जी गैप होगा उतने के बराबर हमको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। अदरवाइज वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा। तो अभी जब आप वैलेंस और कंडक्शन बैंड के नेम सीखेंगे कि क्यों ये रखे गए, उस वक्त आपको ये बात और भी अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये समझने के लिए that why we call this band as valence band and why we call this band as conduction band. ओके, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, इनका जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास पास आते हैं और क्रिस्टल बन जाता है। एक दूसरे के पास आते हैं, ये एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, यानी कि इनके बीच बॉन्डिंग होती है। अब बॉन्डिंग तो जैसे कि आप जानते हैं कि आई थिंक कि केमिस्ट्री में आप दो तरह की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग और दूसरा आप पढ़ते हैं शेयरिंग, जिसे कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं शायद। तो यहां जो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मैंने एक नाम लिया इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग, ये कैसे होती है? बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा अपनी केमिस्ट्री में। फिजिक्स का तो ये सब्जेक्ट नहीं है फिलहाल, लेकिन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो किसी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरा एटम में चला जाएगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, एंटर कर गया, तो इसका चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। So this is positive and this is negative. You all know that a positive charge and a negative charge, they feel a force which is known as Coulomb force, जिसे आप Coulomb force के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में Coulomb force लगेगा, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो हम बोलते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्डिंग है इनके बीच में। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है। शेयर करने का मतलब तो समझते हैं ना, साझा करना, शुद्ध भाषा में जो बोलते हैं आप। तो ये शेयरिंग कैसे होती है आखिरकार, आप मैं इसको बताऊंगा, आप जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। शेयरिंग में क्या होता है, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, इनमें शेयरिंग ही होती है।
यानी कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग नहीं रहती है। इनमें कौन सी बॉन्डिंग रहेगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगी, सह संयोजक बंध जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। अभी भी नहीं याद आया? याद आया ना? कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगी, सह संयोजक बंध, और सह संयोजक बंध के लिए क्या होना पड़ता है? शेयर करने पड़ते हैं, साझे करने पड़ते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो किस तरह से वो साझे करते हैं, एक मिनट में देख लेते हैं हम लोग जरा। जैसे सिलिकॉन का मान लो या जर्मेनियम का मान लिया मैंने, ये एक एटम है मेरे पास, ये एक एटम है, सिलिकॉन का एटम है, ठीक है। अब आप तो जानते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम पिछली 2 क्लास में लगातार इन सब बातों का जिक्र करते जा रहे हैं। अगर ये इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि सिलिकॉन का जो भी एटॉमिक नंबर होता है, हमने उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया, तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बस उससे हमारा मतलब है, वही हमारे काम में आते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे काम में नहीं आते। ओके, ये एक सिलिकॉन का एक एटम है एंड इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अच्छा, अब क्रिस्टल में एक एटम होता है या मैनी एटम्स होते हैं? तो क्रिस्टल में तो मैनी एटम्स होते हैं, एक से तो ज्यादा रहते हैं, तभी तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। नहीं तो एक एटम होगा तो उसको हम बोलेंगे दिस इज एन इंडिविजुअल एटम, दिस इज नॉट द क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए एक से ज्यादा एटम चाहिए, तो क्रिस्टल बनेगा तो एक एटम और इसके अगल बगल आ जाएगा ऐसे। और क्रिस्टल ऐसे दूर दूर एटम के रहने से तो बनता नहीं है, ऐसे पास पास आते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म होता है। और ये सिलिकॉन का एक एटम और आ गया इसके पास में, इसके पास भी तो बेटा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आउटर मोस्ट सेल में, इसकी भी बाहरी कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब शेयरिंग कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि किसी भी एटम को, कोई भी एटम एग्जिस्ट करेगा या वो स्टेबल रहेगा, स्थायी होगा, या वो इस नेचर में एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए क्या जरूरी है? आंसर है इसके लिए जरूरी है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। सभी बच्चे जानते हैं ये तो। लेकिन सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इट मींस अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर क्या है? कमी। बात समझ रहे? फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए मुझे? 4। और स्टेबिलिटी के लिए या नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है? इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड रहती है, ठीक है। तो इसके पास तो 4 है, तो फिर ये क्या करता है? ये आस पड़ोस से अपनी जो उसकी लोकेलिटी है, उसके जो नेबरहुड है, उनसे वो शेयर करना स्टार्ट करता है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। क्या होता है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें चक्कर लगाते ही लगाते हैं। ये बगल वाले एटम के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उसमें चक्कर लगा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चक्कर लगाते ही लगाते हैं, इनको एक ड्यूटी दे दी जाती है कि आपको ऐसे तो चक्कर लगाना ही है, और इसमें भी एक चक्कर लगाना है आपको, फिर इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, फिर इसमें एक चक्कर लगाना, फिर इसमें एक चक्कर लगाना। ये एक इलेक्ट्रॉन को ड्यूटी दे दी गई। अब आप देख सकते हैं इस वाले सिलिकॉन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की और जरूरत है। एक तो बगल वाले ने दे दिया, आप देखो, इसको एक ड्यूटी दी गई कि आपको क्या करना है? आपको एक चक्कर अपने ऑर्बिट में लगाना है और साथ साथ एक चक्कर बगल वाले घर में भी लगा के आओ जरा। बात समझ में आई? तो वो क्या करता है? अपने ऑर्बिट में तो चक्कर लगाता ही है और साथ साथ बीच में ये भी ऑर्बिट में चक्कर लगा देता है। अब इस एटम के पास, इस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं बताइए? 5। 4 तो उसके खुद के हैं ना, और एक तो बगल वाले का चला गया, कितने हो गए बताइए? 5 हो गए। उसको कितने चाहिए? 8 चाहिए ना, अभी भी 3 की कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अब क्रिस्टल बना है तो क्रिस्टल में क्या 2 ही एटम होंगे क्या सिलिकॉन के? मैनी एटम्स होंगे, बहुत सारे होंगे। एक इधर भी कहीं पर होगा, ये भी सिलिकॉन एटम है,
एक इधर भी कहीं पर होगा सिलिकॉन एटम, एक इधर भी कहीं पर होगा सिलिकॉन एटम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके पास भी 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद के, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं या ऐसे चक्कर लगाते, 4 के चारों इलेक्ट्रॉन इसके अपने ऑर्बिट में तो लगाएंगे ही लगाएंगे चक्कर, साथ में उनको ड्यूटी दे दी गई कि तुमको एक चक्कर इधर भी लगा के आना है, ठीक है। तो ये ऐसा चक्कर लगाते हैं, साथ में यहां भी एक चक्कर लगा आते हैं, फिर यहां चक्कर लगाते हैं, यहां भी एक चक्कर लगा आते हैं, एक चक्कर इसमें इन्होंने यहां लगाया, एक यहां लगा आते हैं। तो अब इस एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं अब आपको, 6 हो गए कि नहीं हो गए। 4 इसके खुद के थे और 2 इसने आसपास से शेयर कर लिए। यही काम इन एटम्स के साथ भी करेगा, ये यही काम इस एटम के साथ भी करेगा। इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसके खुद के ऑर्बिट में तो रोटेट करेंगे ही, साथ ही साथ एक चक्कर यहां भी लगा जाएंगे, फिर यहां लगाएंगे, फिर एक चक्कर यहां लगा जाएंगे। इस तरह से इसका भी जितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, इसकी भी तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ चक्कर लगाते लगाते बीच बीच में एक चक्कर इसमें भी लगाना पड़ता है उनको, फिर एक चक्कर इसमें लगाते हैं, एक चक्कर इसमें लगाते हैं, एक इसमें एक इसमें। अब आप बता सकते हैं मुझे कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एक एटम में, 4। स्टेबिलिटी के लिए कितने होने चाहिए थे, 8। तो क्या 8 इसके पूरे हुए कि नहीं हुए, 4 तो इसके खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका एक इसका एक इसका और इस तरीके से मिला के 4 इसमें और ले लिए। तो ये क्या हो रहा है, आप ये एक आइटम जो है इसका, ये अपने नेबरहुड से ना वो क्या करता है, शेयर कर लेता है कि एक तुम भेज दो, एक तुम भेज दो, एक ये भेज देंगे, एक ये भेज देंगे। तो 4 हमारे पास खुद के हैं और 4 इनके और हो गए, 8 हो गए। और इस तरीके से इसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल हो जाती है, पूरी तरीके से भर जाती है और ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, ये स्टेबल रह सकता है। तो जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो इनके बीच में इस तरीके से पेयरिंग होती है, एक पेयरिंग यहां पर हुई है इसकी, एक पेयरिंग यहां पर हुई है, एक इससे पेयर हुआ है, एक इससे पेयर हुआ है। इस तरीके से इसके 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्टेबल बना रहता है। लेकिन एक चीज सोचने की है कि अभी जो भी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, यही काम न सिर्फ इसके लिए होता है बल्कि यही इसके लिए। अभी तो मैंने 4 एटम्स बनाए हैं और जबकि क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे एटम्स होंगे, 4 लाख होंगे, 4 करोड़ होंगे, इतने सारे एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर एक क्रिस्टल तैयार करते हैं। तो इनके भी अगल बगल ऐसे नेबरहुड में बहुत सारे एटम्स रहेंगे। जब इनके नेबरहुड में बहुत सारे एटम्स रहेंगे, इन सबका भी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबको भी मिल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि इनका क्या होगा, इसका तो पूरा हो गया तो इनका क्या होगा, क्या ये 4 टूट के गिर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज इस वाले सिलिकॉन एटम के साथ हुई है वही इन सारे सिलिकॉन एटम्स के साथ होगी। देखो शेयरिंग कब होती है, जब कुछ आप शेयर करो कुछ हम शेयर करें। केवल आप शेयर करो इसको शेयरिंग नहीं बोलते, समझ में आया। तो सिर्फ इसी के इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें रोटेट करके जाएंगे ऐसा नहीं है, उसके बदले में ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को ड्यूटी देता है कि तुम एक चक्कर इसमें लगाना और फिर एक चक्कर जरा बगल वाले के इस घर में भी लगा के आना। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसी का एक इलेक्ट्रॉन आता है वो बेचारा चक्कर लगाता है जाता है। शेयरिंग का मतलब दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना रहता है। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजता है, एक को इधर भेजता है, एक को इधर भेजता है, ऐसे करता है ये। इस तरीके से ये हो जाता है स्टेबल। अब आगे की बात मैं करूं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे को ये दिख रहे हैं सारे के सारे, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की केवल अभी एक ही ड्यूटी है। इनके पास जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी से ये केवल एक ही काम कर पाते हैं बेचारे, और वो कौन सा काम है, केवल शेयरिंग करने का काम ही कर पा रहे हैं। इनके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि ऐसा चक्कर लगाते लगाते जब ऐसा चक्कर लगाएं
तो चक्कर लगाते लगाते एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर चला जाए। अभी इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, समझ आ रही है आपको? तो अभी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास केवल इतनी एनर्जी है जिससे कि ये केवल अपने ऑर्बिट में और बगल वाले के ऑर्बिट में चक्कर लगा पाते हैं। एनर्जी बाहर जाने के लिए तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से हम स्पेस में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो अंतरिक्ष तक जाए पहले तो। और उसको कौन सी एनर्जी बोला था वहां पर? पलायन ऊर्जा, याद है आपको? एस्केप एनर्जी उसका नाम रखा गया था। समझ आया? ऐसे ही किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, आपने उसको देखा, उसका नाम रखा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा उसको बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं उसको हिंदी में, आयोनाइजेशन एनर्जी अंग्रेजी में। तो अलग अलग जगहों पे हमने उनके नॉमिनेशन अलग अलग किए हुए। अर्थ के केस में था एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, तो उसके लिए जिस एनर्जी का हमने जरूरत पड़ती है उस एनर्जी का हमने नाम रखा एस्केप एनर्जी, पलायन ऊर्जा। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को छिटक के बाहर निकालना है आपको, उसके लिए हमने जो एनर्जी चाहिए उसका नाम रखा आयनन ऊर्जा। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाते हैं उनके पास जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा से वो ऐसा चक्कर लगाते लगाते बाहर नहीं जा सकते। इतनी ताकत भी नहीं है अभी उनके पास, इतनी ताकत उनके पास नहीं है कि वो चक्कर लगाते लगाते सब बाहर चले जाएं। तो उनके पास केवल इतनी एनर्जी है कि वो यहां चक्कर लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, बस इतना ही काम कर सकते हैं। हमने देखा कि इनके पास कितनी एनर्जी है, उनकी एनर्जी हमने मेजर कर करके देखी कि जो इलेक्ट्रॉन ये वाला काम कर रहे हैं, और ये वाला काम कौन सा काम है? ये वाला काम है कि ये एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। इसके पास 4 थे, एक चाहिए थे, एक मतलब इसको चाहिए होते हैं टोटल, तो इसने क्या किया? इसने आके इसको पूरा कर दिया। तो ये क्या करने का काम कर रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन पे साइंस की भाषा में हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? क्या करने का काम कर रहे हैं? ये एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम करते हैं। और इनके पास कुछ एनर्जी है, लेकिन इतनी भी एनर्जी नहीं है कि ये एटम को छोड़ के बाहर चले जाए। ठीक है? अब इतनी बात सबको समझ में आ गई। इनके पास जो भी एनर्जी है हमने उनको मेजर किया, और मेजर करके हमने देखा कि जो ये हमने एनर्जी का एक फिगर बना के रखा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो भी एनर्जी है वो किस लेवल की है। क्या वो इस लेवल की है, इस लेवल की है, इस लेवल की है, इस लेवल की है, किस लेवल की एनर्जी है? हमने मेजर करके देखा उसको, और हमने पाया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, पहली बात तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन सा काम कर रहे हैं बताइए? वो एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, उनके पास जो एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है उनके पास? इस लेवल की है, इसकी, 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 किस लेवल की एनर्जी है? तो मेजर करके हमने पाया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से किसी की एनर्जी इस लेवल की है, किसी एक की एनर्जी इस लेवल की है, किसी अगले की एनर्जी इस लेवल की है, इस लेवल की है, इस लेवल की है, इस लेवल की है, इसकी, 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 ऐसे हमने पाया। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिला, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिला जिसकी एनर्जी इस लेवल की हो, इस लेवल की हो, इस लेवल की हो। नो वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर which has the energy level this much, this much, this much. No one electron is present here. कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद ही नहीं है। और फिर से बताइए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। अभी मैंने जिसका जिक्र किया है, सबसे पहले मुझे ये बता दें प्लीज, अगर आपको समझ में आ गया है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये वैलेंसी को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की संयोजकता को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये समझ आ गया?
हमने इनकी सबकी एनर्जी मेजर करके देखी तो क्या पाया कि इन सबकी एनर्जी या तो इस लेवल की है, इस लेवल की, इस लेवल की है। ये काम करने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन मुझे मिले उन सब की एनर्जी जब बहुत ज्यादा थी तो इस लेवल की थी, बहुत ज्यादा जब एनर्जी थी तो इस लेवल की थी, इससे ज्यादा एनर्जी हमको नहीं मिली, और कम से कम इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिले, और इसके भी मिले, इसके सबके मिले। लेकिन वैलेंसी फुलफिल करने का काम जो भी इलेक्ट्रॉन्स करते हैं उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें इससे ज्यादा लेवल की नहीं मिली। तो सारे इलेक्ट्रॉन किस लेवल के हैं? इस लेवल के हैं। बात समझ में आई? और ये सब इलेक्ट्रॉन कौन सा काम कर रहे हैं बताइए? वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। और दिस इज द रीजन दैट वी हैव मेड अ नेम वैलेंस बैंड टू दिस बैंड। इस बैंड का नाम, क्योंकि इस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे वो सब काहे का काम कर रहे हैं? वैलेंसी फुलफिल का काम कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने उस बैंड का पूरा नाम ही क्या रख दिया? वैलेंस बैंड। एनर्जी बैंड जो था उसका नाम क्या रख दिया हमने? वैलेंस बैंड। तो क्या आपको यह समझ में आया कि इस वाले बैंड का नाम हमने वैलेंस बैंड क्यों रखा? क्योंकि इस बैंड में उस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल एटम में एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते हैं। उनकी जब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है तो इतनी एनर्जी वाला होता है, जब बहुत कम एनर्जी वाला होता है तो इस लेवल वाला होता है, बाकी बीच के रहते। ये वाला काम जितने भी इलेक्ट्रॉन करते हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा एनर्जी का नहीं मिलता हमको। तो क्योंकि इस एनर्जी लेवल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल करने वाले होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम ही रख दिया वैलेंस बैंड नाम रख दिया। ठीक है? अच्छा, अब हमने इस क्रिस्टल को बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दी। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, बाहर से क्रिस्टल को हमने क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया। व्हाट इज द मेथड कि हम कैसे एनर्जी देते हैं किसी भी चीज को? एनर्जी देने का हमारा सबसे इजी मेथड है गर्म कर दो उसको। ठीक है? एनर्जी देने का मेथड के आप भी ठंडी में सर्दी आ जाते हो तो एनर्जी कैसे दी जाती है आपको बताइए? हीट कर दिया जाता है। आप गर्म, जो कपड़े आपको गर्म रखते हैं वो कपड़े पहनते हैं। आप समझ रहे? कपड़ा कोई भी गर्म नहीं होता, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इस दुनिया में कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो गर्म होता है, वो केवल हमारे बदन को गर्म रखने का काम कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो जो हम लोग बोलते रहते हैं कि ये कपड़ा बहुत गर्म लाए हैं, 5,000 का खरीदा है, बहुत गर्म कपड़ा है, कपड़ा गर्म कोई नहीं होता, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलने वाली हीट को ज्यादा से ज्यादा रोक पाएगा, वो आपको गर्म रखेगा। तो हीट देने का हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या है बताइए? गर्म कर दो। सॉरी, तो हमने क्या कर दिया? इस मटेरियल को गर्म कर दिया, हीट दे दिया, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जब हीट देंगे तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और पहले के अपेक्षा इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतनी ही बनी रहेगी, या थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप हीट दे रहे हैं, यू आर गिविंग एनर्जी, तो इट इज ऑब्वियस कि एनर्जी बढ़ी जाएगी ना उनकी। तो अब एनर्जी बेटा अगर बढ़ जाएगी तो आप तो जानते हैं जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो धरे थामे नहीं रहता, आपको तो पता रहता है। तो जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो चक्कर लगाएंगे, लेकिन चक्कर लगाते लगाते किसी एक की एनर्जी बढ़ गई, अब उसने क्या किया? ये ऐसा निकल के बाहर खड़ा हो गया। अब ये क्या हो गया? देखिए, पहले इसके पास केवल इतनी एनर्जी थी कि वो केवल अपने ऑर्बिट में और बगल वाले के ऑर्बिट में क्या करता था? चक्कर लगाता था, रोटेट करता था, केवल इतनी एनर्जी थी। बाहर से एनर्जी देने से एनर्जी बढ़ गई और अब ये एनर्जी पा करके चक्कर लगाना बंद कर दिया, यानी कि ये चक्कर लगाने वाली ड्यूटी से मुक्ति पा गया। चक्कर लगाने वाली ड्यूटी से क्या पा गया? मुक्ति पा गया, और इसने अपना नाम रख लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अंग्रेजी में हम क्या बोल देते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? दिस इज नॉट बाउंडेड नाउ। अब ये बाउंडेड नहीं है, इस पर किसी का बंधन नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास चक्कर लगा हुआ के, है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपना नाम क्या रख लिया? फ्री इलेक्ट्रॉन इसका नाम हो जाता है।
इसको हम बोलने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? तो आंसर है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो जब इस तरीके से क्रिस्टल में एटम लगाए जाते हैं तो यहां पर थोड़े थोड़े से गैप बने रहते हैं बेटा। इस गैप को हम बोलते हैं लैटिस। इस गैप को क्या बोला जाता है? जैसे ऐसा आप जोड़ेंगे तो कुछ गैप बना रहता है बीच में, इस गैप को बोला जाता है लैटिस। हिंदी में इसको बोलते हैं जालक। क्या बोला करेंगे? जालक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लैटिस। तो ये इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में जहां भी जगह इसको होती है, आप ही है कोई जो स्फेरिकल बॉल्स, एक बर्तन लीजिए, उसमें बहुत सारी बॉल्स आप भर दीजिए, खूब सारी इतनी बॉल्स भर दीजिए। आपको क्या लगता है जब बॉल्स भर देंगे तो उनके बीच में एक भी गैप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बहुत सारे गैप्स रहेंगे, तो उन गैप्स में ये इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के बाउंडेशन में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये आसानी से घूम फिर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज और प्लीज मुझे बता दें, एक अब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए। एक वो इलेक्ट्रॉन्स है जो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, और एक तरह के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चक्कर लगाने में ड्यूटी से क्या पा गए हैं? मुक्ति पा गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो प्लीज कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज द मोर एनर्जी? किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी या फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और ये बिल्कुल श्योर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं बना था जब तक आपने एनर्जी दिया नहीं था। एनर्जी लेकर ही तो ये बेचारा ऐसा बना हुआ है। तो वैलेंसी फुलफिल करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है या फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है? फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, अब और आगे चलिए, क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री होगा जब आप एनर्जी देंगे? आंसर इज नो। हमने तो एक के साथ बताया है आपको, ये एक्शन बहुत सारे एटम्स के साथ अचानक से हो जाएगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्री होके लैटिस में बीच में जो जगह बनी हुई है, गैप बना हुआ है, वहां पर वॉन्डरिंग करना शुरू कर देंगे, टू एंड फ्रो मोशन, और कहीं भी जा सकते हैं। वो ऐसा लैटिस के बीच में चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, और वो फ्री हैं, उनको ड्यूटी नहीं लगाना, किसी का बंधन नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो फ्री हो गए और उनकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहां पर आपको, ठीक है। अब हमने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी चेक की कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, क्योंकि पहले हमारे पास केवल एक टाइप के इलेक्ट्रॉन थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे? वैलेंसी फुलफिल करने वाले। वो बेचारे बंधन में थे, बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने इनको भी एक एक को पकड़ के इनकी एनर्जी चेक करना शुरू किया कि भाई इनके पास कितनी ऊर्जा है, ये ऐसे कैसे टहल रहे हैं यहां पर, ऐसे घूम रहे हैं यहां पर फ्री। तो इनकी एनर्जी जब हमने चेक करनी शुरू की तो इनकी एनर्जी के लेवल्स भी हमने देखे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले उन सब की एनर्जी हमने चेक की, और उनमें से जो सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी मुझे जब मिली तो उसकी एनर्जी मुझे इस लेवल की मिली। उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का नहीं था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से जो सबसे कम एनर्जी लेके घूम रहा था उसकी एनर्जी जब हमने चेक की तो वो भी इस लेवल की एनर्जी थी। इससे लोअर लेवल की, इससे कम लेवल की एनर्जी नहीं थी उसके पास में। बाकी इलेक्ट्रॉन्स, कोई इस एनर्जी लेवल का था, कोई इस लेवल का, कोई इस लेवल का, कोई इस लेवल का, कोई इस लेवल का, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे थे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा, और वैलेंसी फुलफिल करने वाले, काम करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी कैसी होगी? कम। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे, उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन में सबसे कम एनर्जी वाला इस लेवल की एनर्जी लेकर रहेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी होगी उसके पास इस लेवल की एनर्जी होगी, बाकी बीच में रहेंगे। क्लियर? अच्छा, हमारा तो मेन टारगेट ये पढ़ना है कि क्यों हम इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने यहां पर एक प्लेट लगाई और यहां पर एक प्लेट लगाई, ये नेगेटिव प्लेट हमने लगा दी, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। इसको धन विभव दे दिया, इसको ऋण विभव दे दिया, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल।
ठीक है, और हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो ये अनाउंस किया गया, मैंने ऐसे समझाने के लिए ये अनाउंस किया गया कि जिसको चलना है सब प्लस की ओर भागो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली प्लेट। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के द्वारा इनको क्या कर दिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यू नो वेरी वेल, आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपने इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल पर एक बल लगाता है, हर आवेशित कण पर एक फोर्स अप्लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन पर तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे मौजूद हर इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगाएगा, E इंटू ई के बराबर। याद करिए, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू ई। फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चों को? तो Q इंटू ई, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज तो E रहेगा, तो E इंटू ई के बराबर बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो जैसे ही हमने प्लेट्स लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। किस डायरेक्शन पे? इस डायरेक्शन पे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस दिशा में बल लगना शुरू हुआ, इस पर भी लगा, इस पर भी लगा, जितने इलेक्ट्रॉन है सब पर लगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है इन पर भी लगा। तो जब इसके बारे में बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और इस पर इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये चाहता है कि इधर चले जाएं हम, क्योंकि इसको पुल किया जा रहा है। लेकिन सिलिकॉन में जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस, ये बोलता है इसको कि भैया तुम वहां मत जाओ, तुम ड्यूटी करो अपनी, ये उसको जाने नहीं देता, ठीक है। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, उसको बांध के रखता है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये वैलेंसी फुलफिल करने का काम अभी भी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं यहां से टूट करके, लेकिन वो नहीं जा पाते। अब आप समझ गए क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि बीच का न्यूक्लियस उनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो उनके जाने ही नहीं देता है। लेकिन inside this crystal there are some another type of electrons। ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अभी इधर जाना चाहते हैं, इनको रोकने वाला तो कोई है नहीं ना। ये जाना चाहते थे तो इसको रोकने वाला पॉजिटिव था, एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जाना चाहते तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देते हैं, इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको खींचने वाला, इनको अट्रैक्ट करने वाला, इनको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है यहां पर। इसलिए कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाते इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, बताएं? जो वैलेंसी फुलफिल करते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चला यानी कि चार्ज चला, चार्ज का चलना क्या बनता है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज चलता है, आवेश चलता है, उससे क्या फॉर्म हो जाती है, उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दौड़े इधर की तरफ, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इधर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किए, 1, 2, 50, 1 लाख, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। और चार्ज चलना अगर शुरू हो गया तो उनके चलने से क्या बन गई? करंट बन गई, विद्युत धारा बन गई। अब हम क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, फिर सुनिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वाला मटेरियल चालन कर सकता है। क्यों? धारा बह रही है इसमें। ये वाला मटेरियल क्या कर सकता है? चालन कर सकता है, अर्थात ये वाला मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि यही वाले इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है कहां? यहां पर। और काहे का काम करते हैं? ये कंडक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए नाम रख दिया कंडक्शन बैंड। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी
इन लेवल्स की थी, वो कौन सा काम करते थे? वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते थे। इसलिए इस पूरे बैंड का ही हमने नाम क्या रख दिया? वैलेंस बैंड। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सब किसका काम कर सकते हैं? करंट को कंडक्ट करने का काम, वैद्युत धारा को फ्लो करने का काम, उसके चालन का काम कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया चालन बैंड। कंडक्ट करने का काम करते हैं इसलिए अंग्रेजी में कंडक्शन बैंड रख दिया नाम उनका। तो क्या अब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि संयोजी बैंड और चालन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके नाम क्यों पड़े थे? अभी भी नहीं समझ आया? आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखें आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। मैंने बोला एक मटेरियल है एक कुछ भी मटेरियल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सेमीकंडक्टर हो या मटेरियल मेटल हो या नॉन मेटल है, आई डोंट केयर। आई हैव अ मटेरियल इन विच देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। फिर से सुनिए, मेरे पास एक मटेरियल है जिसके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। व्हाट इट मींस कि कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, पूरी तरीके से कैसा है? वो खाली है। व्हाट इट मींस, क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, वेरी गुड। इट इज वेरी सिंपल कि अगर किसी मटेरियल के कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? फ्री नहीं है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है देन इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता है। नहीं समझ में आया? आया? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? तो ये कौन सा मटेरियल है? ये कुचालक है, चालक है कि अर्धचालक है? ये तो कुचालक है, इंसुलेटर है ये तो। क्यों? इंसुलेटर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते। तो इंसुलेटर में क्या होगा बताइए? इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली रहेगा। नहीं समझ आया? ओके। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाएं, तो क्या करना रहेगा आपको? एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? तो अब सभी को यह समझ में आ गया कि इसका नाम वैलेंस बैंड और इसका नाम कंडक्शन बैंड क्यों पड़ा। और अगर कभी यह बोल दिया जाएगा कि एक मटेरियल है हमारे पास और उस मटेरियल में थोड़े से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, अब आप बताएं वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। समझ आ गया? अब आप समझने लगे तो, क्योंकि ये चीज आप समझ गए इसलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, ऑलरेडी वी हैव डन सम क्लासिफिकेशन अबाउट सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के बारे में पहले से ही हम कुछ क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, उनके वर्गीकरण कर चुके हैं। पहला वर्गीकरण हमने किया था इस आधार पर, उनकी चालकता और उनकी प्रतिरोधकता के आधार पर, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पर हमने उनको क्लासिफाई किया था। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने अर्धचालकों का किया तत्व और यौगिकों के आधार पर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बेसिस पर। याद आया आपको? अब वी आर रेडी टू डू वन अनदर क्लासिफिकेशन। हम फिर से तैयार हैं एक नए प्रकार का क्लासिफिकेशन करने के लिए। उसमें भी हम देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, अचालक क्या होता है, कंडक्टर किसको बोलते हैं यानी कि चालक किसको कहते हैं, और अर्धचालक किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। अब हम ये कर सकते हैं किस आधार पर? एनर्जी बैंड के आधार पर। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। दिस वी कैन डू नाउ, क्योंकि अब हमने एनर्जी बैंड्स पढ़ लिए ना अच्छे से। अब सबसे पहला मटेरियल मैंने ये लिखा, मैंने कोई नाम नहीं लिखा हुआ है ताकि ये चीज, क्योंकि अब आप समझ गए हैं, अब आप बता सकते हैं मुझे, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है। आप जो बताएंगे मैं वो नाम यहां लिख दिया करूंगा। ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने एक मटेरियल हमको मिले और वो मटेरियल ऐसे मटेरियल थे जिनमें, अब मैं पूरा पूरा देखो नाम भी नहीं लिखा करूंगा। कंडक्शन बैंड ये वाला है, वैलेंस बैंड ये वाला है, ठीक है, CB VB
शॉर्टकट में मैं इनको रिप्रेजेंट किया करूंगा, और क्योंकि अब आप समझते हैं तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हमको एक तरह के मटेरियल ये दिखे, अपने नेचर में दिखे, और इन मटेरियल्स का हमने देखा कि जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एंड व्हेन वी से दैट एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, देन वी मीन दैट एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप को हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी गैप, ठीक है। तो हमने देखा, अभी इनको मत देखिए आप, अभी केवल इस मटेरियल को देखिए। मुझे एक मटेरियल हमारे नेचर में मिला जिसका एनर्जी गैप बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज। और जब हम बोलते हैं कि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, तो वो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का होता है। एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा मटेरियल मिला हमको जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र कितना कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का था। तो एक बात और आपको समझ के रखना है कि कोई बोलता है कि एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो आप क्या समझेंगे, बताइए मुझे, कि उसका एनर्जी गैप अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊपर है। ज्यादा का मतलब ही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होना। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रॉन्स चेक किए कि वैलेंस बैंड में कितने हैं, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस बैंड में हमने देखे, वैलेंस बैंड में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले ऐसे, वैलेंस बैंड में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले। हमने कंडक्शन बैंड में चेक किए, कंडक्शन बैंड में हमने देखा तो हमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, मिला ही नहीं हमको एक भी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है उस मटेरियल के अंदर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था जिसके एनर्जी इस लेवल की हो, इस लेवल की, इस लेवल की हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट ही नहीं था, मौजूद ही नहीं था ऐसा इलेक्ट्रॉन। ऐसा एक मटेरियल हमको मिला। तो अगर आप एनर्जी बैंड्स समझते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो आपको ऐसा मटेरियल मिला है इसका क्या नाम रखना चाहिए? इंसुलेटर। अचालक इसका नाम रख देना चाहिए। अब सबको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये मटेरियल के आसपास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, थोड़ा सा इमेजिन करिए, इफ वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, लगाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और बोलेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ो, तो कितने दौड़ेंगे? एक भी नहीं दौड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, इट मींस कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कोई दौड़ेगा ही नहीं। हम अल्लाह ही मचाते रहेंगे कि दौड़ो, कोई दौड़ेगा है नहीं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। तो ये इसका नाम क्या रख दिया जाए? फिर इंसुलेटर नाम रख दिया जाए, कुचालक नाम रख दिया जाए इसका। इसका नाम इंसुलेटर रख दिया जाएगा। हिंदी में इसी को क्या बोला जाएगा? अचालक। ये बात आपको समझ में आ गई? और देखिए, और ऐसे चाहते हैं अगर इस मटेरियल को आप कि इंसुलेटर है, लेकिन क्योंकि अब इतना तो हमको समझ में आता ही है कि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये भी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो हमें लालच लगता है कि यार ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहे। क्या एक इलेक्ट्रॉन भी उठ के अगर यहां आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाए, फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो दौड़ेगा और करंट क्या होना शुरू हो जाएगी? कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इस जगह का, अब पहले एक चीज मुझे बता दो, इन पदार्थों के संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड कैसे हैं? 3 शब्द मैं बताऊंगा। पूरी तरह से भरे हैं, कि थोड़े भरे हुए हैं, थोड़े खाली हैं, कि पूरे खाली हैं। हाँ, संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड इनके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। पूर्ण भरे यानी कि हम बोल सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है। चालन बैंड इनके कैसे हैं बताइए? कंडक्शन बैंड, चालन बैंड पूरे रिक्त हैं, बिल्कुल पूरे रिक्त हैं, एम्प्टी हैं, एक भी नहीं है। एम्प्टी मतलब अनफिल्ड, भरे ही नहीं है बिल्कुल भी। अनफिल्ड है।
निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र, यानी कि इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसा है? फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अचालकों का कैटेगराइजेशन हमने किया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। हम चाहते हैं कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? एनर्जी मटेरियल को देना पड़ेगा। कितनी एनर्जी देने से इसके इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे मटेरियल को देना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा? पूरे मटेरियल को। आंसर इज नो। एक इलेक्ट्रॉन को आपको देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को, जब एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, जिसकी बढ़ती जाएगी। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाया करेगी वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आप सबको याद रखनी है। देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मटेरियल को देनी पड़ेगी, या जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी तो यह जंप करेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी। और ये बड़े खराब होते हैं। कैसे खराब होते हैं? हम गए एनर्जी देने कि ले अच्छा चुपचाप ले लो तुम एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जब एनर्जी देने जाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हमने एनर्जी डाली, ये बड़े खराब होते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो। अब एक क्रिस्टल के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है। अब हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने गए कि एक लेगा और जंप करके चला जाएगा। ये हम उसको क्या कर रहे थे? घूस दे रहे थे, उसको अपनी तरफ शामिल कर रहे थे कि तुम शामिल हो जाओ, ले एनर्जी और कंडक्शन बैंड में भाग जाओ और इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करना शुरू करो, करंट को। लेकिन वो नहीं करता। दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी ऑनेस्ट। और वो क्या करता है, जैसे एनर्जी में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी वो सब में थोड़ी थोड़ी बांट देता है, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी ले लो। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली क्या? नहीं मिली, जरा जरा सी बांट में आई हुई। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? बहुत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब भी ऐसे देंगे, जब भी आप ऐसा एनर्जी देंगे वो हर बार बांट लिया करेंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले, इसके लिए क्रिस्टल को आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, मटेरियल को आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि अगर वो बांट भी ले सारे के सारे तो भी हर एक के पास कितनी आ जाए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए हर एक के पास। तो इसके लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक लकड़ी थी, वुड। ये वुड ही तो है, आप देखो ना, इंसुलेटर है कि नहीं है? और इंसुलेटर क्या होता है? लकड़ी कंडक्ट नहीं करता। तो हमने क्या बोला, हमने क्या सोचा कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको 3-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, ले हम देते हैं। और हमने एनर्जी दी इसको, तो उसके लिए एक तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम दे ही नहीं पाते हैं, पहली बात तो। अब आप सोचो, अगर 1 अरब इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर फ्री है, 1 करोड़ भी फ्री है, और सबको 3-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो अगर 1 अरब है और हर एक को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 3 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल टू गिव दिस मच एनर्जी, पॉसिबल ही नहीं है ना इतनी एनर्जी हम दे सकें। और अगर एक तो पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो, यहीं से बात छूट गई। और अगर पॉसिबल हो भी गया कसम से कि हमने दे दिया एनर्जी उसको, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बताइए? बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और उस एनर्जी दे देने से इसके इलेक्ट्रॉन तो बाद में जंप करेंगे, आग लग जाएगी पहले इसमें। आप सोच लो ना थोड़ा सा भाई, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर और वुड, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर है, ग्लास, ये सब इंसुलेटर तो है। अब एक तो पहली चीज, हर एक को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव दिस मच एनर्जी, नहीं दे सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर हमने जतन करके कुछ बम वम छुटा के दे भी दिया उसको फोड़ वाड़ के कि ले भैया हम तुमको दे रहे हैं यार, तुम कंडक्ट करो भाई, एक बार हम तुमको एक बार कंडक्ट करता वो देखना चाहते हैं कि लकड़ी से आज तक कंडक्ट नहीं ना, मैं देखना चाहता हूं। तो जैसे ही उतनी एनर्जी दे भी देते हैं कुछ जतन करके, तो वो क्या करता है आपको पता है? वो इलेक्ट्रॉन तो यहां जाएगा, इसका तो हमें पता नहीं है,
लेकिन उससे पहले ही इसमें आग लग जाती है, जलना स्टार्ट होता है, हो जाता है, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो जैसे ही उसको एनर्जी देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके जाएगा कि नहीं जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन उससे पहले ही वो क्या करना शुरू कर देता है, वो बर्न हो जाता है, जलना स्टार्ट कर देता है, आग लग जाती है और मटेरियल जल जाता है। और इलेक्ट्रॉन भी तो मटेरियल है, जल जाएगा। बात समझ में आई? तो बताइए, क्या लकड़ी में आप करंट फ्लो करवा सकते हैं? आप कभी नहीं करवा सकते। यही रीजन है कि लकड़ी में करंट नहीं फ्लो होती, गीली हो जाने पर उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जिसकी वजह से एक आध इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द मटेरियल विच आर नोन एज इंसुलेटर्स, अचालक। तो अचालकों के कंडक्शन बैंड बताइए, संयोजी बैंड पूरी तरीके से भरे हुए, चालन बैंड पूरी तरीके से रिक्त, और निश्चित ऊर्जा क्षेत्र इनका कैसा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। क्लियर? क्या इसके बारे में सारी बात समझ में आ गई? अगर कोई कह भी देता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे मटेरियल को देनी पड़ेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को, आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। तो दे दो ना, दे सकते हैं आप? पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी तरीके से पॉसिबल हो भी गया तो आग लग जाएगी उसमें। प्लास्टिक है, लकड़ी है, ग्लास है, इन सब में ये सब बर्न हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ग्लास वगैरह। तो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। हमने फिर से इसका नाम नहीं लिखा देखो, लेकिन मैंने देखा कि इसमें क्या मिला मेरे को। मैंने देखा कि इसका जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला मुझे। मैंने नहीं बनाया, हमने इसका करके देखा और उसके बाद हमने ये पाया तब ये बनाया हमने। ऐसे नहीं पहले हमने बना दिया फिर उसको बोला कि जैसा हमने बनाया ऐसे ही तुम करना, ऐसा नहीं है। मटेरियल मैंने चेक किया, उसमें ये चीज मिली मुझे, इसके बाद हमने ये बनाया। तो उसका एनर्जी गैप मुझे कितना मिला, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दिस। ये एनर्जी गैप हमको मिले वहां पर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। दैट वाज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स चेक करने शुरू किए। वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन हमको कंडक्शन बैंड में भी मिले, ज्यादा तो नहीं मिले लेकिन मिले। और वैलेंस बैंड में कुछ जगहें हमको ऐसे खाली मिल गई, ऐसे कुछ जगहें खाली मिली। तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां चले गए हैं और उन्हीं की सीट क्या हो गई है, उन्हीं की सीट वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है। वो तो जाहिर सी बात है, आप पूरे भरे रहते हैं और इसके बाद कहीं से आप उठ के चले जाओ तो वो जगह कैसी हो जाएगी, खाली। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमको इसमें मिलते हैं, कुछ इसमें मिलते हैं, कंडक्शन बैंड में मिलते हैं, वैलेंस बैंड में मिलते हैं। एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं इनके बारे में, बताइए इनका वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी बैंड कैसा हुआ है, पूरा भरा है, थोड़ा भरा हुआ है, या पूरा खाली है, थोड़ा सा भरा हुआ है। अगर थोड़ा भरा हुआ है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आंशिक भरे। आंशिक का मतलब समझते हैं, पार्शियली, थोड़े भरे हुए हैं, आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड रहते हैं। इनका कंडक्शन बैंड के बारे में बताइए, क्या ये पूरा भरा हुआ है, पूरा खाली है, कि थोड़ा सा भरा हुआ है, ये भी थोड़े से भरे हुए। तो इनके भी हम क्या लिख सकते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए। इनमें भी यही लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, पार्शियली फिल्ड। इनका जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका एनर्जी गैप रहता है। तो आप बता दीजिए, क्या ये कंडक्टर हैं? इंसुलेटर तो हम कर चुके हैं, अभी 2 ही कैटेगरी बची, या तो चालक होगा या अर्धचालक होगा। क्या लगता है ये क्या हो सकते हैं, अर्धचालक होंगे कि चालक होंगे? अर्धचालक होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अराउंड लगाएंगे तो क्योंकि थोड़े से ही तो भरा हुआ है कंडक्शन बैंड, तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट भी थोड़ी तो फ्लो होगी। और चालक में थोड़ी करंट नहीं फ्लो होती, चालक में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं,
अर्धचालक। ये थोड़ा सा एक चीज आप ऐसा कर लें, जैसे हमने हेडिंग डाली है ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। ये अर्धचालकों का नहीं वर्गीकरण है, ये पूरे मटेरियल्स का एक क्लासिफिकेशन है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर वर्ड आप बीच में से प्लीज काट दीजिए। आई एम सॉरी, ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि ये तो पूरे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, केवल सेमीकंडक्टर का तो नहीं कर रहे हैं ना। ओके, तो ये कौन सा मटेरियल बन गया? सेमीकंडक्टर। और एक चीज मैं बताऊं, ये कंडीशन, अब जैसे इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां थे, जब हम हीट करते तो यहां जाते। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां गए थे उसके लिए हमको कुछ हीट देनी पड़ी थी क्या? आंसर है हीट तो हमको ऐसे तो एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ी थी, लेकिन 0 केल्विन क्योंकि कोर टेम्परेचर रहता है मटेरियल का, और 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर आने पर इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फिर से, व्हाट इज द कोर टेम्परेचर? 0 केल्विन। और इसका कितने टेम्परेचर आने पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे? 300 केल्विन टेम्परेचर आने तक, क्योंकि 0 केल्विन के कंपैरिजन में 300 केल्विन वेरी लार्ज टेम्परेचर। तो इतना टेम्परेचर आते आते इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं। 300 केल्विन टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है, आपने फील किया है कभी? हाँ जी, वेरी गुड। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर अस इट इज नॉट लार्ज टेम्परेचर। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं है। आप अपने जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही तो करना है यार, हो सकता है ना? लेकिन मटेरियल के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर इज अ वेरी लार्ज टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। आप कमरे में रख दो सेमीकंडक्टर, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे अपने आप। तो क्या आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी? आंसर इज नो, एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप और हीट देते हो फिर भी अलग से उसको, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के और चले जाएंगे, इसका कंडक्शन बैंड और भर जाएगा, और ये पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कर सकता है, लेकिन नॉर्मली यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए आपको अलग से कोई हीट देने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी अब आप नाम लिखें ना लिखें तो आप समझ ही गए हैं, तो जब समझ जाते हैं बच्चे तो नाम लिख देना ज्यादा उचित रहता है कि ये मटेरियल कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम सुचालक बोलते हैं, सुचालक या चालक भी आप कह सकते हैं, कंडक्टर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इनमें जो वैलेंस बैंड होता है, सभी बच्चे गौर से देखिए, ये वैलेंस बैंड यहां से स्टार्ट होता है, और ये वैलेंस बैंड ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको अंदर धसा देता हूं, और इसका जो वैलेंस बैंड है कहां से कहां तक होता है मैं आपको बताता हूं। ये यहां से यहां तक बेटा इसका वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड इसका कहां है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका कंडक्शन बैंड है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना, लेकिन मैंने फिर बोला कि हमने तो नहीं बोला ना तुम ऐसा करो। वो कंडक्टर जब हमने देखा उसके एनर्जी बैंड हमने गौर किए, हमको ऐसे मिले, इसलिए मैं आपको बना के दिखा दिया। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना एनर्जी गैप है? आंसर इज देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन द कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये होता है, थोड़ा गौर से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पर है तो बताइए ये वैलेंस बैंड में है या ये कंडक्शन बैंड में है? ये दोनों में है। इसका मतलब है जो कंडक्टर्स होते हैं उनके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पर, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ओवरलैपिंग। साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? ओवरलैपिंग।
और हिंदी में इसको शायद आप बेटा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा जा करके, इसको शायद अतिव्यापन कहा जाता है, लेकिन ये एक दूसरे पर ओवरलैप है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के भीतर घुस गया, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के भीतर घुस गया, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैप हो गए एक दूसरे में। जैसे कभी कभी आप देखते हो रेडियो जब बजाते हो एक चैनल, तो कभी कभी वो तो बज ही रहा होता है, एक और बज रहा होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी उसमें उसकी इसमें घुस रही होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि चैनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं वो, तो इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन इसको कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो वैलेंस बैंड में भी है और वो कहां पर है, कंडक्शन बैंड में भी है। अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल करने का काम करेगा या कंडक्शन का काम करेगा, बताइए। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में भी है, कंडक्शन बैंड में भी है, ये वैलेंसी फुलफिल करेगा या कंडक्ट करने का काम करेगा, दोनों काम करेगा। अब क्वेश्चन तो एक फिर से उठता है ना, दोनों कैसे कर सकता है, कर सकता है। अभी वैलेंसी फुलफिल हो रही है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और हमने अनाउंस करवा दिया कि जिसको दौड़ना है दौड़ो, तो वो वैलेंसी फुलफिल कर रहा था, और जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि जिसको चलना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे चलो, तो वो छोड़ के भाग खड़ा हुआ। समझ रहे, ये होता है ऐसा। जैसे आप घर में बैठे मूवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक से देखो अरे 7 बज गया, तो आप भाग खड़े होते हैं वहां से। तो आप बात करने का भी काम कर रहे होते, आप मूवी देखने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और भी करते हैं, पढ़ाई करने का काम भी आप कर सकते हैं, तो करता है ये। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तब तक कौन सा काम कर रहा होता है, वैलेंसी फुलफिलिंग का काम कर रहा है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अनाउंस करेंगे भागो जिसको भागना है, तो वही भाग खड़ा होगा, वो भी नहीं रुकेगा वहां पर। इसलिए अचानक से वहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो तो चलेंगे ही, और जो नहीं फ्री है उनमें से भी कुछ चल पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाने से चार्ज पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला बेटा आप सभी ने पढ़ा हुआ है, I = NEA/VD। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, तो कंडक्टर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, ये रीजन है, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन यहां भी होते हैं, आपको यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे और यहां भी मिलेंगे। तो इन पदार्थों के संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों कैसे होते हैं, एक तो भरे भी रहते हैं, या आप दोनों में एक शब्द बता सकते हो क्या होती है उनके बीच में, उनके बीच में ओवरलैपिंग रहती है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में ओवरलैप रहता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप रहता है, एंड देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, कोई एनर्जी गैप इनके बीच में नहीं होता है। इसलिए करंट को बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं, जैसे कि कॉपर है, मेटल्स में मोस्टली ये किस में रहता है, मोस्टली ये काम मेटल में हो सकता है। अब बताएं क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आई। तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, आज हम लोगों ने ये स्टडी किया, आज हम लोगों ने पहले तो ये स्टडी किया कि आखिरकार इसमें से इसका नाम वैलेंस और इसका कंडक्शन बैंड क्यों पड़ा, ठीक है। फिर स्टडी किया एनर्जी बैंड के बेसिस पर मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, किसको कुचालक बोलेंगे, किसको अर्धचालक बोलेंगे और किसको सुचालक बोलेंगे। तो ये हमने स्टडी किया, हमने स्टडी तो किया, क्या आप समझ पाए, आ गया सबको समझ में, ओके। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे लेकिन एट द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू।